So hello everyone, it's me Anushka here. So I welcome you all at my channel Anushka Biology 360. So I hope तुम लोगों ने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, इकोसिस्टम। हम लोग इकोसिस्टम से आज शुरू करेंगे। सो अपनी अपनी एनसीईआरटी साथ लेके बैठे। कल मैंने कोई लेक्चर नहीं डाला था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और मैंने इसके क्वेश्चन जो मतलब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के जो क्वेश्चन है ना, असर्शन रीज़न कुछ को दिक्कत आ रही थी, वो भी मैंने ग्रुप पे डाल लिए थे। तो उसका वीडियो लेक्चर जो होगा वो मैं कल तक डाल दूँगी। ठीक है, तो आज हम इकोसिस्टम की पहली लाइन से शुरू करते हैं। तो क्या लिखा है बच्चा, एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम को क्या मान सकते हैं हम मान सकते हैं नेचर का फंक्शनल यूनिट। नेचर का फंक्शनल यूनिट किसको माना है? इकोसिस्टम को माना है, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और किससे इंटरेक्ट करते हैं? अपने सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट से। मतलब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज़ नथिंग बट इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करें और किसके साथ? अपने सराउंडिंग के साथ भी इंटरेक्ट करें। तो वो चीज़ जहाँ पर वो ये सब कर रहे हैं वो क्या है? इकोसिस्टम है। और इस चीज़ की स्टडी को हम लोगों ने क्या कहा था? इकोलॉजिस्ट कहा था। तो इकोसिस्टम एक मतलब उसका कोई स्टेटिक साइज नहीं है कि भाई इतना ही होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, ये वेरी करता है। तो इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज। एक पॉन्ड, छोटा सा पॉन्ड होता है, वो भी इकोसिस्टम है। बड़ा सारा फॉरेस्ट और सी है, वो भी इकोसिस्टम है। बहुत सारे इकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि पूरा का पूरा जो एंटायर बायोस्फीयर है ना, उसको हमने ग्लोबल इकोसिस्टम का नाम दे दिया। जितने भी लोकल इकोसिस्टम है अर्थ पे मान लेते हैं, पॉन्ड है, ओशियन है, और जितनी भी एस्चुअरीज हैं हमने सारी ले ली। इन जितनी भी मान लेते हैं अर्थ पे ये थी, इन सबको किसका नाम दे दिया? ग्लोबल इकोसिस्टम का। इन सबको एक चीज़ में रख दिया, दैट इज़ ग्लोबल इकोसिस्टम। एक कॉमन नेम दे दिया। जितने भी लोकल इकोसिस्टम थे ना अर्थ पे, सबको जोड़ के क्या बनाया? ग्लोबल इकोसिस्टम। सिंस द सिस्टम इज़ टू मच बिग एंड कॉम्प्लेक्स टू बी स्टडीड एट वन टाइम। अब एक टाइम पे हम लोग इतने बड़े सिस्टम को नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। इट इज़ कन्वीनियंट टू डिवाइड इट इनटू बेसिक कैटेगरीज। तो हम लोगों को इसको 2 बेसिक कैटेगरीज में डालना थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेबल लगा। तो हम लोगों ने इसको 2 बेसिक कैटेगरीज में डाला। क्या क्या था? टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। ठीक है, अब देखो फॉरेस्ट, घास वगैरह। फॉरेस्ट मतलब जहाँ पर जंगल वगैरह होते हैं ना। ग्रासलैंड एंड डेजर्ट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जैसे फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? टेरेस्ट्रियल के, मतलब धरती वाले। ये तो तुम लोगों को पता होगा, टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक। तो पॉन्ड, जहाँ पर पानी का थोड़ा सा रोल आ जाए, पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्चुअरीज, ये सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल है बेटा? एक्वेटिक इकोसिस्टम के। क्रॉप फील्ड, जो खेत वगैरह होते हैं। एक्वेरियम, जो हम लोग घर में एक्वेरियम रखते हैं ना, मे ऑल्सो भी कंसिडर्ड। इनको हम मैन मेड इकोसिस्टम कह सकते हैं। क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम, उनको भी हम लोग इकोसिस्टम में कंक्लूड कर सकते हैं, बट वो कैसे होंगे? मैन मेड होंगे बेटा। तो सबसे पहले वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर देखेंगे इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द इनपुट प्रोडक्टिविटी, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आगे इस चैप्टर में आएंगी। और आउटपुट क्या है बेटा? डिग्रेडेशन और एनर्जी का लूज। वी विल ऑल्सो लुक एट द रिलेशनशिप। अब हम लोग रिलेशनशिप पे भी चेक करेंगे, मतलब जो साइकिल्स होती हैं, चेन्स होती हैं, जो वेब होती हैं, जो फूड चेन होती है, वो कैसे कनेक्टेड होती है आपस में, किस तरीके से वो फूड वेब बनाती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और फिर दैट आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दीज एनर्जी फ्लोज विद इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर जो भी एनर्जी फ्लो है, कितनी % एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, कितना एनर्जी का लॉस होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। और उनके बीच का इंटर रिलेशनशिप भी हम लोग जानेंगे कि ये सब चीज़ें आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है। सबसे पहले हम लोगों के पास आता है क्या? इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। ठीक है, अर्लियर क्लासेस में यू हैव लुक्ड एट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। एबायोटिक, हम लोगों को 2 कंपोनेंट पता है, एबायोटिक वाले और बायोटिक वाले। यू स्टडीड हाउ द इंडिविजुअल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अफेक्टेड ईच अदर। हम लोगों को ये भी पता है कि एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट आपस में किस तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं और आपस की सराउंडिंग को भी किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। सो सबसे पहले लेट अस लुक एट दीज कंपोनेंट इन अ मोर इंटीग्रेटेड मैनर। तो आपस में हम लोगों को इनको जोड़ के देखते हैं और एंड सी हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस विद इन दीज कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। और हम लोग ये देखेंगे कि इकोसिस्टम के ये सारे कंपोनेंट्स के अंदर एनर्जी का जो फ्लो है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले interaction of abiotic and biotic component result in a physical structure that is characteristic
फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम, हर एक इकोसिस्टम के लिए जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच का इंटरेक्शन है ना, वो क्या चीज़ रिजल्ट करता है, वो रिजल्ट करता है फिजिकल स्ट्रक्चर। मतलब कि एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन रिजल्ट होता है कि इसमें एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनाता है जो कि किसी भी इकोसिस्टम के लिए कैरेक्टरिस्टिक चीज़ है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव इट स्पीशीज कंपोजिशन। तो इकोसिस्टम के अंदर कितने प्लांट हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, कितने एनिमल्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना है। प्लांट और एनिमल की स्पीशीज़ को हमने आइडेंटिफाई कर लिया और हमने देख लिया कि कितनी कितनी स्पीशीज़ है। तो इकोसिस्टम में ये चीज़ हमें क्या बताते हैं, स्पीशीज़ का कंपोजिशन, कि कितनी स्पीशीज़ इसमें हैं, ठीक है। देन आता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है, ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इस तरीके से हम लोग अलग अलग स्पीशीज़ को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो ये एक वर्टिकल, हम लोग उनको वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अलग अलग स्पीशीज़ को, जो उनका अलग अलग लेवल होगा। उस चीज़ को हमने क्या कहा है, स्ट्रेटिफिकेशन, है ना। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, अलग अलग स्पीशीज़ का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑक्यूपाई कर रहे होंगे अलग अलग लेवल, उसको हमने स्ट्रेटिफिकेशन कहा है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जो ट्रीज़ हैं वो सबसे ट्रीज़ यहाँ आ गए, सबसे ऊपर वाले पे ट्रीज़ आ गए, और अ लेयर ऑफ अ फॉरेस्ट, श्रब, द सेकेंड हर्ब्स एंड द ग्रासेस ऑक्यूपाई द बॉटम्स लेयर, ठीक है। मान लेते हैं हमने फॉरेस्ट का एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम ले लिया, उसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रेटिफिकेशन करना शुरू करा। सबसे पहले ऊपर ऊपर कौन आ गया, ऊपर ऊपर ट्री आ गया, ठीक है। नीचे कौन आया, नीचे हम लोगों के पास आ गई श्रब्स, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम लोगों के पास आ गई ग्रासेस, है ना। आई एम सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग। सो दिस थिंग, ये जो चीज़ हमने, ये जो क्लासिफिकेशन कराना, इस चीज़ को हमने क्या कहा है बेटा, स्ट्रेटिफिकेशन, ओके। सो द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट। जो कंपोनेंट होता है ना इकोसिस्टम के, वो ऐसा नहीं तू तेरा काम अलग कर, मैं तेरा काम अलग करता हूँ, मतलब मैं तेरा नहीं, मैं मेरा काम अलग करता हूँ, तू तेरा काम अलग कर, ऐसा नहीं होता। वो सब मिलजुल के आपस में काम करते हैं। तो इकोसिस्टम के जितने भी कंपोनेंट हो ना, वो सारे एक यूनिट की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक फॉलोइंग एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं। क्या क्या दिया है हमको, हम लोगों को दे रखा है प्रोडक्टिविटी, एक मिनट, हम लोगों को प्रोडक्टिविटी दिया है, उसके बाद डिकम्पोजिशन है, एनर्जी का फ्लो है, और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है। ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं अलग अलग काम करती हैं, ये सारी आपस में जुड़ के काम करती हैं। तो इन सब चीज़ों को, एक इकोसिस्टम के सारी चीज़ों को समझने के लिए हम लोग एक पॉन्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। पॉन्ड वैसे तो काफ़ी छोटा है, लेकिन हम लोगों को जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आगे पढ़ने को देखेंगे वो सारी हम लोगों को इसमें पॉन्ड वाले में समझ आ जाएंगी। तो दिस इज़ फेयरली अ सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट, जो खुद को मेंटेन कर सकती है, सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है, एंड रेदर सिंपल, एक सिंपल एग्जांपल है जो कि हमको कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन तक भी समझा सकता है, जो कि एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में होता है। पॉन्ड क्या होता है, एक शैलो वाटर बॉडी होता है ना। पॉन्ड बहुत ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं है, तो छोटा सा एक हमने पॉन्ड मान लिया, जिसके अंदर जितने भी चार कंपोनेंट, ये जो हमने चार चीज़ें पढ़ी है ना, ये चारों चीज़ें हम लोगों को ईजिली देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, जहाँ पर ये चारों चीज़ें आराम से हो रही हैं। द एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट कौन है, वाटर है, विद ऑल द डिजॉल्व इनऑर्गेनिक, और उसके अंदर जितने भी डिजॉल्व इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। एक मिनट, सॉरी। द एबायोटिक कंपोनेंट कौन है बेटा, वाटर। वाटर के अंदर क्या क्या है, डिजॉल्व इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। एंड द रिच सोइल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, और पॉन्ड के सबसे नीचे कौन है, जैसे ये पॉन्ड है और ये नीचे नीचे कौन है, मड, मिट्टी फैली हुई है नीचे के नीचे। द सोलर इनपुट, अब ऐसा तो है नहीं सूरज गायब हो गया, सूरज तो है ही, ये अपनी लाइट फेंक रहे हैं इधर, ठीक है। द सोलर इनपुट, द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ एंटायर पॉन्ड। पूरे के पूरे पॉन्ड का जो रेट ऑफ फंक्शन होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड होगा, कि टेम्परेचर कितना है, सूरज की एनर्जी, मतलब सूरज जो एनर्जी दे रहा है, सोलर एनर्जी, वो कितनी है, उसका इनपुट कितना है, जो डे है उसकी लेंथ कितनी है, डे लेंथ कितनी है, और बाकी का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, ये सारी चीज़ें किस चीज़ को अफेक्ट करेगी, उस पॉन्ड के रेट ऑफ फंक्शन को। द ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट इंक्लूड द फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन होंगे, कुछ एल्गी होगी, ठीक है। पॉन्ड के अंदर कुछ तो पेड़ पौधे होंगे ना, तो फाइटोप्लैंक्टन हो गया, सम एल्गी, एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट फाउंड एट द एजेस, और यहाँ पर भी कुछ प्लांट उग रहे होंगे,
सो ये सारी चीज़ें होंगी किसमें, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स में। कंज्यूमर जो होंगे, कंज्यूमर में जूप्लैंक्टन आ जाएगा। फ्री स्विमिंग, एक मिनट ये क्या हुआ, द फ्री स्विमिंग एंड द बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स आ गई, ठीक है। जूप्लैंक्टन आ गई, फ्री स्विमिंग और बॉटम ड्वेलिंग कुछ छोटे मोटे जानवर आ गए। डिकम्पोजर्स में हम लोगों को मिल गया फंगस हो गई, बैक्टीरिया हो गई। फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स में स्पेशली अबंडेंट इन द बॉटम ऑफ पॉन्ड, जो फ्लैजिलेट होंगे वो स्पेशली कहाँ अबंडेंट होंगे, पॉन्ड के बॉटम पे, सबसे नीचे नीचे। तो हम लोगों को सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन, कुछ एल्गी और सबमर्ज्ड और फ्लोटिंग मार्जिनल प्लांट मिल गए, किसके रूप में, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स के रूप में। जूप्लैंक्टन, फ्री स्विमिंग और बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, छोटे मोटे जानवर हम लोगों को किस रूप में मिल गए, हम लोगों को किस रूप में मिल गए, एक मिनट, कंज्यूमर्स के रूप में। और डिकम्पोजर्स जो होंगे वो कौन हो गई हमारी भाई, फंगस हो गई, बैक्टीरिया हो गई और फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स मेनली कहाँ है, पॉन्ड के बॉटम पे हैं। द सिस्टम परफॉर्म, ये जो सिस्टम होगा ना वो सारे फंक्शन को परफॉर्म करेगा। द सिस्टम परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ एनी इकोसिस्टम एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज अ होल, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मैटर, एक मिनट, इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी। मतलब इसके अंदर फोटोसिंथेसिस तो होगा ही ना, अदरवाइज खाना कैसे बनेगा, जो कंज्यूमर्स हैं वो खाएंगे क्या, है ना। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम होगा ना ये सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, ठीक है। जैसे कि इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करना, किसकी हेल्प लेके, रेडिएंट एनर्जी की हेल्प लेके, ठीक है, ऑफ द सन बाय द, कौन काम करेगा, ये ऑटोट्रॉफ काम करेगा। ऑटोट्रॉफ को कंज्यूम कौन करेंगे, हेटरोट्रॉफ कंज्यूम करेंगे। अब उनका डिकम्पोजिशन और मिनरलाइजेशन, मिनरल्स को रिलीज कौन करवाएगा बेटा, डेड मैटर से, दैन बैक टू फॉर रीयूज, ऑटोट्रॉफ। देख ऑटोट्रॉफ दोबारा से वो जो मिनरल हैं, वो जो न्यूट्रिएंट हैं उनको यूज़ कर सके। उस डेड मैटर को कौन डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोज करेंगे, मिनरलाइजेशन करेंगे, तभी तो उसमें से मिनरल अलग अलग होंगे ना, और वो चीज़ कौन यूज़ कर लेगा, वापस ऑटोट्रॉफ रीयूज़ कर लेंगे। ये जो इवेंट होगा वो आपस में बार बार रिपीट होता रहेगा। देयर इज़ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी। जैसे मान लेते हैं ये ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ को खा लिया हेटरोट्रॉफ ने, एंड देन आ गए बेटा कौन, थर्ड ट्रॉफिक लेवल वाले आ गए। एक मिनट ये हो नहीं रहा अच्छे से, है ना, ऑटोट्रॉफ हो गया यहाँ पे, ये हेटरोट्रॉफ आ गया, ठीक है। यहाँ से एनर्जी यहाँ जाएगी, ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड है और उसके बाद थर्ड, ठीक है। और यहाँ से एनर्जी यहाँ ही जाएगी, यहाँ मान लेते हैं हम लोग, क्या हो गया इसको, यहाँ कार्निवोर्स आ गए, ठीक है। सो ऐसा नहीं होगा कार्निवोर्स एनर्जी ऑटोट्रॉफ पे आ गई, कार्निवोर्स एनर्जी हेटरोट्रॉफ पे आ गई, हेटरोट्रॉफ से एनर्जी कार्निवोर्स के पास जाएगी, ऑटोट्रॉफ से हेटरोट्रॉफ्स के पास जाएगी। देयर इज़ अ यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल भी हमेशा ऊपर होता है बेटा ऑटोट्रॉफिक से, मतलब फर्स्ट से थर्ड की तरफ, थर्ड से लेके फर्स्ट तक नहीं आ सकता, है ना, टुवर्ड्स द हायर ट्रॉफिक लेवल। ये जो 1 2 मैंने लिखे हैं ना, ये क्या है, ट्रॉफिक लेवल्स हैं, तो हायर की तरफ जाता है, मतलब 1 से लेके 3 तक ही जाएगा एनर्जी जो है ना। तो क्या लिखा है, देयर इज़ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो मूवमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, किसकी तरफ, हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ। एंड इट्स डिसिपेशन एंड लॉस एज हीट टू द एनवायरनमेंट, और हीट की फॉर्म में ये क्या निकल जाती है, जो लॉस होता है वो निकल जाता है एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। आई होप तुम लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। ये मेरा मार्कर थोड़ा सा सही से काम नहीं करता है, सॉरी फॉर दैट, ओके। मेरा पॉइंट हमने मिटा दिया है। देन आता है बेटा प्रोडक्टिविटी, है ना। प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ है, अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। किसी भी इकोसिस्टम को काम करने के लिए, उसको मेंटेन रहने के लिए क्या चाहिए, सोलर एनर्जी का कांस्टेंट इनपुट। ऐसा नहीं है कि तुम लोग 1 घंटे लाइट दे रहे हो, फिर अगले दिन तुम 4 घंटे दे रहे हो, फिर तुम अगले दिन आधे घंटे पे आ गए, फिर तुम 12 घंटे दे रहे हो, नॉट लाइक दैट। तुम लोगों को एक प्रॉपर कांस्टेंट इनपुट देना है सोलर एनर्जी का, जितना उसको रिक्वायर्ड होगा। वो एक सबसे बेसिक नीड है उस इकोसिस्टम को, ये खुद को मेंटेन और फंक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी प्रोडक्शन इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, एक मिनट, प्राइमरी प्रोडक्शन इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास, और जितना भी ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, ठीक है, एक मिनट। प्राइमरी प्रोडक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जितना भी बायोमास है, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड। किसी भी गिवन टाइम पीरियड के अंदर प्लांट जो है, प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू कितना ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया बना ले रहे हैं,
ठीक है। प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू कितना ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया किसी एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर बना लेते हैं, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्शन। इसको हम वेट के टर्म्स में ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ग्राम फॉर ऑर्गेनिक मैटर, मीटर स्क्वायर फॉर एरिया, यहाँ पर हम लोगों ने टाइम पीरियड हमने डिसाइड करा है, ठीक है। टाइम पीरियड उस चीज़ में डिफाइंड नहीं है अभी, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन, और फिर आगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी ना, उसमें हम लोग टाइम इंक्लूड करेंगे, वो चीज़ अलग है ना। तो किसी भी गिवन टाइम पीरियड के लिए ओवर अ टाइम पीरियड प्लांट लोग फोटोसिंथेसिस के दौरान कितना ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया बना लेते हैं, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्शन। उसको हम लोग वेट में मेजर करते हैं तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और एनर्जी में किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और फिर आता है द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। अब देखो बेटा, प्रोडक्टिविटी इज नथिंग बट रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन। जो प्राइमरी प्रोडक्शन है ना, उसका रेट कितना है, ठीक है। अब वहाँ हम लोग टाइम को इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पर ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, और बायोमास प्रोडक्शन को ही क्या कहा है, हम लोगों ने प्राइमरी प्रोडक्शन कहा है। तो बायोमास प्रोडक्शन का जो रेट है उसको हमने क्या कहा है, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा होगा। सबसे पहले तो प्राइमरी प्रोडक्शन है। प्राइमरी प्रोडक्शन किसको कहा है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते टाइम कितना ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया में एक गिवन टाइम पीरियड में बना लेते हैं, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्शन। इसको हम लोगों ने वेट में मेजर किया तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और उस प्राइमरी प्रोडक्शन के रेट को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या फिर सिंपली प्रोडक्टिविटी कहेंगे। उसको मेजर करेंगे तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में, ठीक है। तो हम लोग प्रोडक्टिविटी क्यों निकालते हैं, अलग अलग इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। इट कैन बी डिवाइडेड। अब हम लोग जो, एक मिनट इधर लिखती हूँ मैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम लोगों ने दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले जीपीपी और एनपीपी, ठीक है। जीपीपी मेरा तो नहीं लग रहा है, एक मिनट, जीपीपी और एनपीपी है ना। जीपीपी बेटा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो हम लोग पहले समझेंगे कि जीपीपी क्या बवाल चीज़ है। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। मतलब प्राइमरी प्रोडक्शन का ही एक टाइप है जीपीपी। तो जीपीपी इज नथिंग बट जितना भी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, मतलब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिक मैटर के प्रोडक्शन का रेट किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, दैट इज जीपीपी, ठीक है। एक कंसिडरेबल अमाउंट होता है ना जीपीपी का, वो प्लांट लोग यूटिलाइज कर लेते हैं किस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन के अंदर। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये तो नेट बन रहा है, इसमें से हम लोग रेस्पिरेशन वाला जो लॉस हो रहा है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनपीपी, ठीक है। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस में रेस्पिरेटरी लॉस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि जीपीपी जो होगा वो हमेशा एनपीपी से ज़्यादा होगा, क्योंकि ग्रोस वाला तो हमेशा ज़्यादा ही होगा। अब एनपीपी के लिए हम लोग जीपीपी में से कुछ माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो जीपीपी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एनपीपी, एक बार नीट में आया था, ठीक है। तो ये यहाँ तक आगे दिया भी है, जीपीपी माइनस में रेस्पिरेटरी लॉस इज नॉन एज एनपीपी, ठीक है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि हेटरोट्रॉफ के खाने के लिए, हर्बीवोर्स हों चाहे डिकम्पोजर्स हों, उन दोनों को खाने के लिए कितना अवेलेबल बायोमास बचा है, ठीक है, वो क्या चीज़ है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो बेटा, जीपीपी टोटल कितना बना है, उसमें से जीपीपी का कुछ हिस्सा प्लांट भी यूज़ करेगा, और जो हिस्सा प्लांट ने यूज़ नहीं किया वो किसके लिए छोड़ा, वो हेटरोट्रॉफ के लिए छोड़ा ना, उनको कंज्यूम करने के लिए। तो एनपीपी इज बेसिकली वो अवेलेबल बायोमास है जो हेटरोट्रॉफ कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन ऑफ हेटरोट्रॉफ। अब आता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर्स जो हैं वो कितना नया ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं, उसके रेट ऑफ फॉर्मेशन को क्या हमने क्या कहा है बेटा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इन चीज़ों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी,
डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। उस वो कहाँ रह रही है, वो जो प्लांट स्पीशीज़ है वो कहाँ पर है, उस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा। वो डिपेंड करेगी अलग अलग एनवायरमेंटल फैक्टर्स से, ठीक है, कि न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, प्लांट कितनी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी रखता है, मतलब कितनी देर फोटोसिंथेसिस कर सकता है ना। देयरफॉर इट वेरीज इन डिफरेंट, मतलब अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि सबका सेम है, ठीक है। इकोसिस्टम अलग, उस इकोसिस्टम का ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें भी वेरी करेंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आगे हमको दिया है द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर, जो एनुअल मतलब पर ईयर, जो पूरे के पूरे बायोस्फीयर की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना, वो लगभग बेटा 170 बिलियन टन है। ड्राई वेट हम लोग जनरली लेते हैं क्योंकि फ्रेश वेट चेंज होता रहता है, ठीक है। तो हम लोगों को बताया है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूरे के पूरे बायोस्फीयर का अप्रॉक्सीमेटली है 170 बिलियन टन। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है, दैट इज़ ड्राई मैटर। ये भी याद रखना है कि ड्राई मैटर में हम लोगों ने बताया ऑफ दिस डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग। अब हम लोगों को पता है कि जो पानी है, पानी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, पूरे सरफेस का लगभग 70% जो एरिया है ना, वो तो पानी ने कवर करके रखा है, 70% सरफेस तो पानी ने कवर करके रखा है। फिर भी जो ओशियंस की प्रोडक्टिविटी है ना बेटा, वो सिर्फ 55 बिलियन टन है। मतलब 170 में से कितना, सिर्फ 55 है। किसका, उस चीज़ का जिसने 70% सरफेस कवर करके रखा है, मतलब ओशियंस का, जो कि बहुत कम है अगर देखा जाए तो रेस्ट बाकी का ऑफ कोर्स हम लोगों को पता है लैंड का ही है, ठीक है। आगे हम लोगों को दिया है, आई होप तुम लोग समझ रहे होगे। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन इज़ व्हाट, यू मे हैव हर्ड ऑफ द अर्थवर्म। हम लोगों ने अर्थवर्म के बारे में सुना होगा, जिसको हम लोग फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं, ठीक है, किसानों का दोस्त। दिस इज सो बिकॉज दे हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन लूजनिंग ऑफ द सॉइल। सॉइल को टाइट नहीं रहने देता, लूज रखते हैं तो फसल जो होती है वो बहुत अच्छे से ग्रो करती है। तो बेसिकली अर्थवर्म क्या करता है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करता है, ठीक है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, और सॉइल को लूज भी रखता है, ठीक है। सिमिलरली decomposers break down complex organic matter into inorganic substances like carbon dioxide, water and nutrients। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है बेटा, कि डिकम्पोजर्स ब्रेक कर रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर, जैसे कि CO2, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, और इस प्रोसेस को बेटा हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन, ठीक है। डेड प्लांट रिमेन सच एज लीव्स, जो प्लांट का डेड रिमेन है, जैसे कि लीव्स हो गया, झड़ गए नीचे मर के, फ्लावर्स हो गए, बार्क हो गई, एंड द डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के डेड का जो रिमेन है इंक्लूडिंग द फीकल मैटर, इन चीज़ों को हमने क्या कहा है, डेट्राइटस। मतलब लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग द फीकल मैटर, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, डेट्राइटस कहलाती हैं, जो कि एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो एक बेसिक चीज़ है, जो किसको चाहिए, डिकम्पोजर को चाहिए, विच इज़ द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, जो कि डिकम्पोजिशन के लिए एक रॉ मटेरियल है। इंपॉर्टेंट जो स्टेप होते हैं ना डिकम्पोजिशन के अंदर, वो क्या होते हैं बेटा, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड द लास्ट मिनरलाइजेशन, ठीक है। हम लोग अब इन स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास है डेट्राइटिवोर्स। डेट्राइटिवोर अर्थवर्म, जैसे कि ये लोग क्या करेंगे, ये ब्रेक डाउन करेंगे डेट्राइटस का। डेट्राइटस अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या था, लीव्स, बार्क, फ्लावर, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग द फीकल मैटर, ये सब क्या बनाते हैं, डेट्राइटस बनाते हैं। तो बेटा ये डेट्राइटस को तोड़ेंगे किसमें, छोटे छोटे पार्टिकल में। इस प्रोसेस को हम लोगों ने कहा फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। लीचिंग के प्रोसेस से क्या होता है, जो वाटर सॉल्युबल, वाटर के अंदर सॉल्युबल होने वाली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होती हैं, वो नीचे चली जाती हैं सॉइल के हॉरिजन में। जैसे ये अलग अलग लेवल्स होते हैं सॉइल के, ठीक है। जो वाटर के अंदर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हैं, वो यहाँ से आके नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। यहाँ आके नीचे बैठ गए सॉइल हॉरिजन में, नीचे चले जाते हैं एंड गेट प्रेसिपिटेटेड, और वो नीचे बैठ जाते हैं। इसी चीज़ को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, एज अनअवेलेबल सॉल्ट, अनअवेलेबल सॉल्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, लीचिंग है, ठीक है।
अब आगे है बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डेट्राइटस। अब जो बैक्टीरिया है और फंगस के एंजाइम है वो डेट्राइटस को डिग्रेड करके किस में तोड़ेंगे, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, देखो अगर डेट्राइटिवोर्स डेट्राइटस को तोड़ेंगे छोटे छोटे पार्टिकल में, उस प्रोसेस को हम लोगों ने कहा फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, वाटर के अंदर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सॉइल के ओरिजिन में नीचे आके बैठ गए, इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या कहा, लीचिंग। ठीक है, बैक्टीरिया और फंगस के एंजाइम डेट्राइटस को डिग्रेड करेंगे छोटे छोटे सिंपलर इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर, इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या कहा है बेटा, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, आई होप ये तीनों स्टेप्स क्लियर होंगे। आगे आता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल अबव स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली। अब ऐसा नहीं है कि पहले फ्रेगमेंटेशन होगा, इतने लीचिंग वाला वेट करेगा, लीचिंग हुआ इतने बैक्टीरिया वेट कर रहा है कि भाई आ जा लीचिंग हो जा तो कैटाबॉलिज्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये तीनों चीज़ें एक साथ काम करती हैं। ठीक है, डेट्राइटिस के ऊपर साइमल्टेनियसली, डेट्राइटिस के ऊपर बेटा ये एक साथ काम करेंगे, अलग अलग नहीं होता है, कोई किसी को वेट नहीं करवाता है, बस तुम्हारी किस्मत तुमको वेट करवा रही है। I'm sorry for that. Humification and mineralization occur during decomposition in the soil. Soil के अंदर decomposition जब होगा उस टाइम पे कौन सा प्रोसेस होता है, ह्यूमिफिकेशन होता है और मिनरलाइजेशन होता है। ह्यूमिफिकेशन के अंदर रिसाइकल हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक ख़त्म कर लूँ मैं। ह्यूमिफिकेशन के अंदर बेटा क्या बनता है, बेसिकली ह्यूमिफिकेशन के अंदर एक्यूमुलेशन होता है एक डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस का, जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमस। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस दैट इज नॉन एज ह्यूमस। तुम लोगों ने 12th का पहला चैप्टर है ना सॉलिड स्टेट, उसके अंदर सॉलिड के दो फॉर्म पढ़े होंगे, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। जैसे कि क्ले होती है, क्ले एक अमॉर्फस सब्सटेंस है। ठीक है, तो उस तरीके से ह्यूमस भी एक क्या है, अमॉर्फस सब्सटेंस है, डार्क कलर का होता है, हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। माइक्रोब्स उसके ऊपर काम करने से डरते हैं क्योंकि वो हाईली रेजिस्टेंट है। ठीक है, एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट, और वो मेरी तरफ बहुत आलसी है। तो ह्यूमस का जो डिकम्पोजिशन है वो बहुत ज़्यादा धीरे 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 होता है। बीइंग कोलॉइडल इन नेचर, ठीक है, ये कोलॉइड होता है। इट सर्व्स एज अ रिजर्वर ऑफ न्यूट्रेंट, इसके अंदर खूब सारे न्यूट्रेंट होता है। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स, फिर भी ह्यूमस को डिग्रेड करने वाले कुछ माइक्रोब होते हैं और रिलीज करते हैं क्या, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अकर बाय द प्रोसेस नॉन एज मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन का बेसिकली मतलब ही क्या है, इनऑर्गेनिक मिनरल निकल रहे हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट निकल रहे हैं, मिनरल्स का निकलना ह्यूमस से मिनरल्स का निकलना क्या होता है बेटा, मिनरलाइजेशन। ठीक है, ह्यूमस को फर्दर डिग्रेड करते हैं कुछ माइक्रोब और रिलीज करते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मिनरलाइजेशन। डिकम्पोजिशन जो होता है उसको बहुत 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 सारी ऑक्सीजन चाहिए, बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए। डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। ठीक है, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटिस। अब ऐसा नहीं है कि डेट्राइटिस बहुत धीरे धीरे होता है तो हमेशा ही धीरे हो, क्या पता कभी उसमें ऐसी कंपोजिशन हो उसके अंदर जो उस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करवा दे। जैसे कि हम लोग देखते हैं एंड क्लाइमेटिक फैक्टर, एक मिनट ये लाइन में पूरी समझा दूँ एक बार कि डेट्राइटिस किस तरीके से है, मतलब किस चीज़ से बना हुआ है, डेट्राइटिस का केमिकल कंपोजिशन क्या है। पहली बात तो वो डिसाइड करेगा कि डिकम्पोजिशन का रेट कितना होगा, और दूसरी चीज़ है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्या पता ऐसी जगह तुम लोग डिकम्पोजिशन करवा रहे हो जहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है, मतलब एनारोबिकली अगर करवाओगे तो वो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन का रेट स्लो होगा अगर डेट्राइटिस के अंदर लिग्निन है और काइटिन है। ठीक है, काइटिन और अगर लिग्निन है तो वो बहुत स्लो रेट से डिकम्पोज होते हैं बेटा। तो इस वजह से डेट्राइटिस के अंदर अगर लिग्निन और काइटिन है तो डिकम्पोजिशन का रेट बहुत धीरे 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 बहुत कम होगा। और जल्दी होगा कब, अगर डेट्राइटिस के अंदर नाइट्रोजन है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे कि शुगर्स हैं जिनको तोड़ना ईजी होता है, तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो डेट्राइटिस का जो डिकम्पोजिशन का रेट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कम होगा कब, जब लिग्निन काइटिन है, ज़्यादा होगा कब, जब वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे कि शुगर और नाइट्रोजन डेट्राइटिस के अंदर प्रेजेंट है। आगे आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर एंड सॉइल का मॉइस्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है जो कि डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, वार्म गरम गरम थोड़ा सा एनवायरनमेंट हो, मॉइस्ट एनवायरनमेंट हो, ये चीज़ फेवर करेगी डिकम्पोजिशन को। ठीक है, जबकि ठंड के टाइम पे लो टेम्परेचर हो, एनारोबियोसिस मतलब ऑक्सीजन की कमी हो, तो ये डिकम्पोजिशन को इनहिबिट करेगी।
ठीक है, और क्या बिल्ड कर लेंगी, ऑर्गेनिक मटेरियल को बिल्डअप कर लेंगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ यहाँ से। देखो, तो डिकम्पोजिशन हम लोगों ने सुना होगा कि अर्थवर्म को हम लोग फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों के पास सबसे पहले आता है डेट्राइटिस, जो डेड प्लांट रिमेन होता है, लीव्स, फ्लावर्स, बार्क, इंक्लूडिंग फीकल मैटर, एनिमल्स का फीकल मैटर और डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, ये सारी चीज़ें क्या बनाते हैं, डेट्राइटिस। ठीक है, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि CO2, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, इन चीज़ों में तोड़ देते हैं। उस चीज़ को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन। तो इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है डिकम्पोजिशन में वो होता है फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। डेट्राइटिवोर्स सबसे पहले जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है अर्थवर्म। डेट्राइटिवोर्स ब्रेक डाउन डेट्राइटिस, ये डेट्राइटिस को तोड़ेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में। इस प्रोसेस को हम लोगों ने कहा है फ्रेगमेंटेशन। फिर वाटर सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस होंगे वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे सॉइल ओरिजिन में, नीचे 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 जाके बैठ जाएंगे। इस प्रोसेस को हम लोगों ने कहा है लीचिंग। फिर बैक्टीरिया और फंगस के एंजाइम डेट्राइटिस को डिग्रेड करेंगे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, जिस प्रोसेस को हम लोगों ने कहा है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि तीनों प्रोसेस एक साथ होते हैं। और फिर होता है ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। ह्यूमिफिकेशन में हम लोगों के पास डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है, दैट इज नॉन एज ह्यूमस, जो कि हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन से और बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज होता है। फिर ह्यूमस का डिग्रेडेशन होता है, उसके अंदर से कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बाहर निकलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोगों ने कहा है मिनरलाइजेशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस है उसको बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, अगर डेट्राइटिस में लिग्निन और काइटिन है तो डिकम्पोजिशन धीरे 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 होगा। और अगर अमीनो एसिड्स हो गए, ठीक है, शुगर्स हो गई, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हो गए, नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स हो गए, तो जो ह्यूमिफिकेशन का प्रोसेस है, सॉरी डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, वार्म एनवायरनमेंट है, तब डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है, टेम्परेचर भी कम है, तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस क्या होगा, धीरे 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 होगा। इसको मैं एक साथ लेके आऊँ, छोटा कर लेती हूँ, नहीं हो रहा क्या, हो क्यों नहीं रहा ये, एक मिनट, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ये हो भी रहा है कि नहीं, मेरे को लग रहा है आई थिंक इससे ज़्यादा जूम आउट तो ये होगा नहीं, तो यहीं से देख लेते हैं। सबसे पहले एक ट्री ग्रो हुआ, ठीक है, अ ट्री ग्रोज इन द सॉइल, इसकी लीव झड़ी, ग्राउंड पे गिर गई, कुछ इंसेक्ट ने खा ली और दूसरे एनिमल्स में न्यूट्रिएंट एनर्जी और न्यूट्रिएंट और जो एनर्जी है वो एंटर कर जाएंगे फूड वेब के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसको ये जानवर खा रहा है यहाँ पे। ठीक है, सम न्यूट्रिएंट लीच इनटू सॉइल बाय केमिकल एक्शन, केमिकल एक्शन से लीचिंग हो जाएगा, फिर ऑर्गेनिक रिच सॉइल हो जाएगी, इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गए, फिर ये लीव्स और ये जो प्लांट है वो वापस ले लेगा। और क्या हो सकता है, यहाँ से लीव्स पार्शली कंज्यूम्ड, और क्या पता वो पूरा ना खा के उसको पार्शली कंज्यूम छोड़ दें बाय डिकम्पोजर, जैसे कि फंगस और बैक्टीरिया हो गए, फिर वो लेटर बनता जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद फर्दर डिकम्पोजिशन होता है अर्थवर्म और बैक्टीरिया से, सॉइल, माइट्स, फंगस से। इस तरीके से जो चेन है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर, डिकम्पोजिशन की जो चेन है वो क्या रहती है, चलती रहती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं एनर्जी फ्लो। आई थिंक ये मेरे को एक साथ ही करवाना चाहिए, तो अभी मैं यहाँ पर ही रोकती हूँ। आई थिंक इसके 3 लेक्चर लग जाएंगे भाई, तो दूसरा वाला थोड़ा सा बड़ा रख दूँगी मैं, तो तीसरा वाला एकदम ही छोटा होगा, जिसमें लास्ट जो साइकिल्स है ना, फॉस्फरस साइकिल और कार्बन के बारे में जो थोड़ी बहुत बातें बताई हैं वो चीज़ें इंक्लूड कर लूँगी मैं। ठीक है, सो आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा होगा। मैं भी थोड़ा फास्ट हो सकती हूँ, बट देखो मेरा मेन मोटिव है तुम लोगों को पढ़ाना। तुमको समझ नहीं आता मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ तो भी मुझे बताओ, बट मेरे साथ थोड़ा ये प्रॉब्लम है, अगर मैं कुछ ज़्यादा देर बोलती हूँ तो मेरी वॉइस थोड़ा काँपने से लग जाती है, इस वजह से मे भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। तो और कोई मुझे दिक्कत है, मतलब तुम लोगों को दिक्कत है मुझसे, तो वो भी मुझे बताओ। और बाकी रही बात एंटरटेनमेंट की, तो देखो बेटा, अगर तुम नीट के स्टूडेंट हो तो तुम्हारा मोटिव होना चाहिए टीचर के कंटेंट पे, कि वो कितना पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, ना कि वो कितना एंटरटेन कर रहा है। माना ये चीज़ सेकेंडरी है, बट उसको सेकेंडरी ही रखो। जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना जोक वोक इंक्लूड कर लूँगी, बट उस चीज़ को प्राइमरी मत बनाओ। तुम लोग ऐसा टीचर मत ढूंढो कि जो हमको एंटरटेन करके पढ़ाए। ठीक है, तुम लोग एंटरटेनमेंट को प्रायोरिटी मत दो अभी।
तुम्हारा मेन मोटिव है कंटेंट, ठीक है। तुम्हारा मेन मोटिव होना चाहिए एनसीईआरटी। जितना मुझसे हो पा रहा है मैं तुम लोगों को देती हूँ। एनसीईआरटी से बाहर का मैं बहुत कम बताती हूँ, बहुत ही कम, एकदम 1-2%। जितना मेरे को ज़रूरत लगता है उतना मैं बता दूँगी। बाकी मैं ट्राई करूँगी कि पीवाईक्यूज़ जो एनसीईआरटी में नहीं है वो भी मैं तुम लोगों को साथ के साथ बताते जाऊँ टॉपिक से जुड़े हुए, ठीक है। बाकी तुम लोग थोड़ा ट्राई करो समझने का, और ज़्यादा जोक वोक के ध्यान में मत दो। मुझसे जितना हो पाता है मैं तुमको कंटेंट डिलीवर करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। तो अपनी एनसीईआरटी अपने साथ लेके बैठा करें, ये मेरी बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है तुम लोगों से। ऐसे पढ़े पढ़े कभी पता चले बिस्तर में लेट के लेक्चर देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एनसीईआरटी साथ लेके ही बैठना है, एक एक चीज़ को अंडरलाइन करके पढ़ना है। भाई तुम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, इस साल तुम्हारा सिलेक्शन होना ही चाहिए और आई होप होगा। आई रियली ट्रस्ट यू ऑल ना, आई रियली ट्रस्ट यू ऑल। तो ठीक है, अच्छे से पढ़ो, जितना हो सके तुम लोग उतना अपना 100% दो, ठीक है। कहीं मुझसे कुछ शिकायत हो तो मुझे बताओ, मुझे कुछ सजेशंस देने हो वो बताओ कि दीदी ऐसे मत पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ। कुछ और चीज़ें तुम लोगों को परेशान कर रही हो तो वो भी मुझे बताओ। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो मुझसे शेयर करा करो क्या क्या चीज़ें तुम लोगों को प्रॉब्लमेटिक लगती हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल मैंने भी सारी चीज़ें सर्वाइव करी हैं, मैं जो समझ सकती हूँ तुम लोगों की प्रॉब्लम्स, पर मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं। तो तुम लोग मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। और पढ़ के देखो, बाकी सबको एडवाइस करो कि एक बार दीदी से पढ़ के देखें। डू सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। और कोई समस्या हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू बच्चा ऑलवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।